नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान मनाली से गैम्बलिंग फाइट जीतकर लौटता है। इसी बीच देवांश का कॉल आता है। आहान हैरान हो जाता है कि इस समय देवांश का कॉल क्यों आ रहा है। फोन उठाते ही देवांश कहता है कि हिमानी का किडनैप हो गया है। यह बात सुनकर आहान हैरान हो जाता है। इसके बाद आहान को चिंता होने लगती है। वो रक्षित को कॉल करता है और हिमानी के किडनैप होने की खबर देता है। वो रक्षित से हिमानी को ढूंढने के लिए उससे मदद मांगता है। रक्षित कहता है हिमानी का किडनैप किसी मार्शल आर्ट मास्टर ने किया है, जिसके कारण यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि किसने हिमानी का किडनैप किया है। फिर भी आहान कोशिश करने के लिए कहता है और खुद भी हिमानी का पता लगाने के लिए जुट जाता है। आहान को इस किडनैपिंग में गैंगटॉक चैम्बर के अलावा मनाली के 4 बड़े परिवारों पर संदेह होता है। यह पूरा मामला आहान को कल्टीवेशन स्क्रिप्ट को लेकर लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जतिन आहान को कल्टीवेशन स्क्रिप्ट के बारे में बताता है। आहान को समझ आता है कि यह गैम्बलिंग जीतना क्यों जरूरी था। इस स्क्रिप्ट का एक होना जरूरी था, क्योंकि इसकी मदद से ही मार्शल आर्ट मास्टर ग्रैंड मास्टर बनता है। जब जतिन आहान को बताता है कि यह ग्रैंड मास्टर देशमुख ने लिखा है, तब आहान समझ जाता है कि वो मिथिलेश देशमुख की बात कर रहे हैं। जब जतिन मिथिलेश के परिवार की बात करता है, तब आहान के सामने हिमानी का चेहरा आता है, क्योंकि उसका भी सरनेम देशमुख है। वो उसकी बॉडी में किसी ग्रैंड मास्टर की एनर्जी है। आहान अपने मन में सोचता है कि रक्षित के भरोसे नहीं रह सकता। उसे खुद भी हिमानी को ढूंढना चाहिए, पर उसके लिए उसके पास मेन पावर नहीं थी। अब विक्की और सनी को यहाँ बुलाने का वक्त आ गया है, आहान ने खुद से कहा। पहले उसने प्लान किया था कि वो विक्की और सनी को शिमला में ही रखेगा और वो दोनों वहाँ की सिचुएशन को संभालेंगे, पर अब आहान को उन दोनों की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे उन दोनों को मनाली जल्द से जल्द बुलाना था। अगर इस बीच आहान को कुछ हो गया तो उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। विक्की और सनी को मैसेज भेजते हुए आहान विला 1 पहुँच गया। वो हिमानी को लेकर बहुत परेशान हो रहा था, पर फिर भी उसने सोचा कि परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त उसे अपनी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। मनाली चैम्बर भले ही 140 करोड़ और कल्टीवेशन स्क्रिप्ट जीत गया हो, पर आहान इस वक्त अभी सबकी नज़रों में कांटा था। इस वक्त बहुत सारे लोग और शख्स थे जो आहान को जान से मारना चाहते थे। अगर आहान ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो फिर आज नहीं तो कल वो उनके हाथों मारा जाता। इस वक्त आहान को अपनी स्ट्रेंथ स्पीड से बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी। जब आहान अपने कल्टीवेशन में बिजी था, तब सब जगह एक ही न्यूज़ फैल गई थी कि मनाली चैम्बर गैम्बलिंग जीत गया है। सब जगह मनाली के डार्क हॉर्स आहान का नाम हो गया था। सारे सेक्ट के इस वक्त सब बस आहान का नाम ही ले रहे थे। इस वक्त कोई भी तरुण या अरिहंत के बारे में बात नहीं कर रहा था, जिन पर शुरुआत से ही सबसे हाई होप्स लगी रखी थी, बल्कि सब बस आहान के बारे में बात कर रहे थे। आहान के टॉपिक पर 2 वर्जन थे। पहला यह था कि आहान मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर था, और दूसरा यह था
कि आहान ऑलरेडी मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका था। किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी, बस सब अपने अंदाजे लगा रहे थे। सबसे ज़्यादा जो वर्जन पॉपुलर था वो यह कि आहान मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर था। उन्होंने यह अंदाज़ा इसलिए लगाया था क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो 25 साल की उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बने थे। हिमालय एशिया में शूट्स माउंटेन रेंज है जिसका काफ़ी पार्ट इंडिया में है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट और सेक्स दुनिया से दूर यहाँ की अलग अलग पिक्स पर कल्टीवेट करते हैं। ऐसा एक सेट है ड्रैगन नाइट ग्रुप। ड्रैगन नाइट ग्रुप के मास्टर अजीत एक ऐसे मार्शल आर्ट आर्टिस्ट थे जो 33 की उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गए थे। उनकी उम्र इस वक्त 58 ईयर थी। यह एज मार्शल आर्ट मास्टर के लिए बहुत प्राइम एज होती है। अजीत सेक्रेशन में कल्टीवेट कर रहा था। उसकी हर लेवल को पार करने की स्पीड बहुत अच्छी थी। वो अब ग्रैंड मास्टर बनने के भी बहुत करीब था। स्ट्रांग नाइट ग्रुप भले ही बहुत सालों से ऑर्डिनरी वर्ल्ड से दूर था, पर उनका डर अभी भी बहुत लोगों में बैठा हुआ था। किसी में भी इस सेक्ट को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के 10 बज रहे थे और हर तरफ बर्फ थी। पहाड़ के एक तरफ एक छोटा घर बना हुआ था। वो बिल्कुल आइसोलेशन की जगह पैड थे और जंगल के बीच थे। पास में एक बड़े से पत्थर पर एक आदमी सफ़ेद रंग का यूनिफॉर्म पहनकर बैठा हुआ था और मेडिटेट कर रहा था। उसके पास में एक तलवार भी थी। उस आदमी की आंखें बंद थी और उसे हॉल करने की आवाज़ आई। उसने अपने आंखें नहीं खोली। कुछ भेड़िए भागते हुए उस आदमी की तरफ आए। फिर उस आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही मिनट में भेड़ियों को ग्रुप आया और उन्होंने उस आदमी को घेर लिया। जब लीडर ने जोर से हॉल किया तब बाकी सब उस आदमी की तरफ भागे। उसने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबकी बॉडी से किलिंग इंटेंट आने लगा, जिसकी वजह से वो भेड़िया घबरा गए और रुक गए। इसके बाद वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसका किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैल गया और सारे भेड़िए वहाँ से भाग गए। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अजीत ही था। 1 घंटे बाद अपना मेडिटेशन पूरा करने के बाद अजीत अपने सेक्ट के पास गया और उसने अपने एक स्टूडेंट को बुलाया। यह स्टूडेंट उसके सबसे करीब था और अजीत ग्रुप का हेड वही बनने वाला था। मास्टर अजीत, आपने मुझे बुलाया? उस स्टूडेंट ने कहा। निर्वाणा, तुम्हारा अपोनेंट आ गया है। अजीत ने सीधे पॉइंट की बात की। अपोनेंट? यह सुनकर निर्वाणा हैरान हो गया। वो बहुत सालों से अजीत के साथ था और यहाँ माउंटेन में कल्टीवेट कर रहा था, पर कभी भी अजीत ने अपोनेंट जैसी वर्ड यूज नहीं किया था। उसने सोचा कि अगर अजीत किसी को अपोनेंट मान रहा था तो उससे कमज़ोर तो नहीं होगा। हाँ, वो लड़का बहुत स्ट्रांग है और शायद तुम्हारे मास्टर का कम उम्र में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने का रिकॉर्ड भी उसने तोड़ा है, अजीत ने कहा। बहुत जहां यह मान रहे थे कि आहान स्टेज 2 पर है, वहीं अजीत श्योर था कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका है। मास्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो इम्पॉसिबल है। निर्वाणा, उसके मास्टर 33 ईयर की एज में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गए थे। फिर उनसे फास्ट कौन मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता था? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अजीत ने कहा। तुम्हारी जनरेशन हमारी जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर उस लड़के ने मेरा रिकॉर्ड नहीं भी तोड़ा है तो तुम
तोड़ दोगे, अजीत ने कहा। अजीत की टोन में बहुत कॉन्फिडेंस था। उसने 33 की एज में फाइनल लेवल पार किया था, पर निर्वाणा जो अभी सिर्फ 26 साल का फाइनल लेवल के पीक पर था, अगर वो ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा तो 28 तक वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाएगा और अपने मास्टर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मास्टर वो कितने साल का है? निर्वाणा ने अचानक से पूछा। यह सवाल मत पूछो, क्योंकि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पर और अच्छे से काम करो। तुम्हारा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से है। अजीत ने कहा, एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जितना जरूरी अगले लेवल पर पहुंचना था, उससे भी ज़्यादा जरूरी हर लेवल के फाउंडेशन को स्ट्रांग करना भी था। अजीत नहीं चाहता था कि निर्वाणा बस हर लेवल को पार करने के बारे में सोचे, बल्कि वो यह चाहता था कि वह हर लेवल के फाउंडेशन को स्ट्रांग रखे, ताकि उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा और सबसे अलग हो। निर्वाणा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। ऐसा नहीं है कि किसी कम लेवल वाले इंसान ने हाई लेवल के इंसान को नहीं हराया है। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करो, कोई तुम्हें हराने के बारे में सोच भी ना पाए। फाइटिंग स्ट्रेंथ पर काम करो। हमारी फाइटिंग स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अजीत ने कहा, ओके मास्टर, दुनिया को स्ट्रांग नाइट ग्रुप के बारे में याद दिलाने का वक्त आ गया है। अजीत ने कहा, ओके मास्टर, मैं हमारे सेक्ट का नाम ऊंचा करने के लिए हर पॉसिबल चीज करूंगा। निर्वाणा ने कहा, गुड। अजीत ने निर्वाणा को आहान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उसे यह सब बातें अननेसेसरी लग रही थी। उसे निर्वाणा की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा था। हिमालय के ही किसी दूसरे पीक पर एक फैमिली रहती थी, महेश्वरी फैमिली। वो भी अकेले में कल्टीवेट करती थी और ऑर्डिनरी वर्ल्ड से दूर रहती थी। महेश्वरी फैमिली के हेड ने अपने सक्सेयर को अपने पास बुलाया। तैयार हो जाओ, कल तुम्हें अपने फादर के साथ माउंटेन के नीचे जाना है। फैमिली के हेड ने भी अजीत जैसा ही फैसला लिया। महेश्वरी फैमिली किसी भी मार्शल आर्ट में किसी भी रैंकिंग में नहीं आता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो आ नहीं सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इन सब से दूर रहना चाहता था। पर आहान की खबर ने उन्हें भी हिला दिया था। आहान के आने से उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो एबनॉर्मल है। आहान की पावर बहुत थी। माउंटेन से नीचे जिनेश ने हैरान होते हुए पूछा, दादाजी, आप हमें नीचे क्यों भेजना चाहते हैं? उन ऑर्डिनरी लोगों के बीच में हम क्या करेंगे? उन फूल्स के साथ तो हम compete भी नहीं कर सकते। जिनेश ने कहा, जिनेश, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे फाइटर हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। जिनेश के दादाजी ने कहा। जिनेश बहुत स्ट्रांग और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। उसमें बस एक ही कमी थी कि वो बहुत एरोगेंट और घमंडी था। स्ट्रांग फाइटर? आप किसकी बात कर रहे हैं दादाजी? मैं जब 3 साल पहले नीचे गया था तब मैं कितने सारे सो कॉल्ड स्ट्रांग फाइटर को हराकर आया था। जिनेश ने प्राउडली कहा। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सिचुएशन अलग है। जिनेश के दादाजी ने कहा, इस बार तुम्हारा कंपटीटर एक लड़का है जो सबकी नज़र में कल ही आया है। कल से पहले उसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर अब सब उसके बारे में जानते हैं और सबके मुंह पर उसी का नाम है। उसके नाम से मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भूकंप आ गया है। जिनेश ने कहा। जिनेश ने जो कहा था सब सच था।
आहान नजर में आते ही लीडर बन गया था। यह सारी बातें सुनकर जिनेश का चेहरा सीरियस हो गया। वो घमंडी था, बेवकूफ नहीं। वो इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रहा था। एक बात और जिनेश, यह लड़का सिर्फ 25 साल का है। इस उम्र में वो शायद मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गया है। जिनेश के दादाजी ने कहा, क्या? जिनेश ने हैरान होते हुए कहा, हाँ। जिनेश, हमेशा याद रखना कि दुनिया में तुमसे स्ट्रांग बहुत लोग होंगे। बहुत सालों से मार्शल आर्ट में कोई नया जीनियस नहीं आया था, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई जीनियस नहीं है। इस बार मैं तुम्हें नीचे जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम ट्रू जीनियस से मिल सको और उनसे फाइट करो, न कि अंडरवर्ल्ड फैमिली से भिड़ो। मिस्टर माहेश्वरी ने जिनेश को समझाया। ठीक है दादाजी, मैं कल ही पापा के साथ नीचे चला जाऊंगा। मैं भी उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, जिनेश ने कहा। वो बातें इन दो पिक पर हो रही थी, वही बातें और भी जगह चल रही थी। मार्शल आर्ट में 30 साल से कोई नया ग्रैंड मास्टर नहीं आया था। नया ग्रैंड मास्टर आए अब हो गए थे। अब उम्मीद थी कि नया ग्रैंड मास्टर सेक्शन से बाहर आएगा। इस वक्त स्पेशल वार रूम के हॉल में एक बड़ी स्क्रीन पर आहान और ब्लैक निंजा के फाइटिंग की वीडियो चल रही थी। सबकी नजरें स्क्रीन पर थी और सबके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। स्पेशल वार रूम एक मिलिट्री बेस था जहां पर देश को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान्स बनाए जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग की प्लानिंग भी की जाती थी। सब कभी आंखें बड़ी करते तो कभी गैप्स की स्ट्रेंथ के बारे में सुना था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि आहान इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो जिस तरह ब्लैक निंजा से फाइट कर रहा था, उसकी पावर और टेक्निक का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान नहीं था। वीडियो खत्म होने के बाद रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिरोज ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर सबका क्या कहना है? क्या लगता है सबको? यह आहान तो सच में बहुत स्ट्रांग है। फिरोज के पास बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, एक मिलिट्री ड्रेस में एक आदमी ने कहा, एल्डर फिरोज, क्या यह सच में राजादा फैमिली से है? मैंने कभी भी राजादा फैमिली के इतने आउटस्टैंडिंग इंसान के बारे में सुना नहीं है। यह राजादा फैमिली का नाजायज बेटा है, फिरोज ने कहा। उस मिलिट्री ऑफिसर की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ आ गया था कि आहान नाजायज बेटा है, इसीलिए उसने उनके बारे में नहीं सुना था। यह लोग आहान के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।